स्टार्ट करें? कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? आज हम लोग जो लेक्चर्स पढ़ेंगे, जो भी चीज आप पढ़ेंगे, उसका नाम है 3SRB। 3SRB। SRB का फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। जो भी कोई और काम कर रहा है उसको बंद कर दे प्लीज। और एक रजिस्टर निकालिए और मेरे पॉइंट्स लिखते जाइए। जो आप लिखेंगे वो सबमिट होगा और उसको हम चेक करेंगे और उसी का आपको मार्क्स मिलेगा। इट शुड बी ऑन अ sheet which you can tear and give it to me. On the sheet, on the top, write down your name, class, roll number, phone number, email ID. Name, class, write down your name, name, class, phone number, email ID and roll number. ये क्लास हम लोग 9 से लेकर के 12th तक के बच्चों को दिखा रहे हैं। सेम क्लास, सेम लेक्चर, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी क्लास को हम सबकी कैलिब्रेशन भी कर रहे हैं कि कौन कितना समझ पा रहा है। और मैं सरप्राइज हो गया इस चीज को देख करके कि सेम क्लास कल जब हमने क्लास 12th को दिखाई, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स था दैट वाज 8 और क्लास 9th में हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं 10। और एवरेज जब सब टोटल करिए 12th का 9 से कम है। सो 3 आपका ईमेल आईडी है? नहीं है तो लिख दीजिए। फोन नंबर, आप क्लास, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर। और आज का टॉपिक लिख दीजिए ऊपर 3SRB। 3SRB। S फॉर स्टेप, R फॉर रिदमिक, B फॉर ब्रेथ। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, 3SRB। अच्छा, व्हाट इज 3SRB? नॉर्मली व्हेन वी ब्रीथ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको लिखना क्या है? सम पॉइंट्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 3SRB, ठीक है? नाउ यू विल नॉट राइट एनीथिंग। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 4-5 मिनट में अगर आपको कुछ मेरा पॉइंट समझ में आता है और कोई चीज याद करने लायक लगती है तो उसको आप एक नोट बना लेंगे। दिस इज हाउ यू मेक नोट्स व्हेन यू आर स्टडिंग। सो व्हाट इज 3SRB? इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल ब्रीदिंग। इट इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको कुछ भाषाओं में योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग इज अराउंड 15 to 20 per minute. Average person, how many times he breathes? पक्का कि 72 per minute? हाँ। सर, आपकी काउंसलिंग की क्लास है और आप हमको सांस के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? वो क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं? अच्छा। और वो क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? अच्छा। सो ये मैं आपको सांस के बारे में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट इज अ नोन फैक्ट amongst people who are practicing, but not very common amongst people who are not practicing, that breathing is the only activity in the body which can be controlled by us as well as cannot be controlled by us. मतलब आप कॉन्शियसली भी सांस ले सकते हैं और जब आपका ध्यान कहीं और रहता है तब भी सांस चलता रहता है। हमारे ब्रेन की फैकल्टी जो सांस को कंट्रोल करती है, वो और भी बहुत सी चीजें कंट्रोल करती है, उसका फैकल्टी का नाम है PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज अ वेरी यूनिक सिस्टम। ये आपके बिना मर्जी के भी चलता है। सांस जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में
एक तो ऊपर के जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में ब्रीदिंग मसल्स हैं, रिब केज, वो काम करते हैं। वो जब सिकुड़ते हैं तो हवा बाहर जाती है, जब वो खुलते हैं तो हवा अंदर जाती है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट और इससे भी ज्यादा पावरफुल एक मसल है जो मसल की तरह काम नहीं करती। इट इज मोर लाइक इट्स कॉल्ड डायाफ्राग्म। उसका शेप जो है इट्स मोर लाइक ऐसा जैसे कड़ाही होती है ना, तवा, एंड इट वर्क्स लाइक अ बेलो, जैसे वैक्यूम क्रिएट करता है। जब ये नीचे जाता है तो सांस अंदर जाती है। यही मेन फोर्स है यहां दोनों लंग्स के और उसके बीच में होता है। एक बीमारी होती है उसका नाम है डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते और आप डॉक्टर हैं और आपके सामने एक्सरे आ जाए पेशेंट का, आप डर जाएंगे, आपको लगेगा पेशेंट को कैंसर है। होता यह है, नॉर्मली आपके पेट के सारे ऑर्गन्स नीचे होते हैं और यहां चेस्ट में लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड यहां पर हार्ट। बहुत क्लियर डिफाइंड सबका स्पेस है। अगर हार्ट बड़ा हो जाएगा तो हार्ट बड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया मतलब जानते हैं क्या होता है? हर्निया मतलब गैप, खाली जगह। अगर डायाफ्राम में कहीं पर थोड़ी सी खाली जगह है तो नीचे से इंटेस्टाइन या स्टमक वो एकदम स्मूथ होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं, तो जहां से भी जगह पाते हैं घुस जाते हैं और अचानक से आपका यहां से लंग ऊपर घुस गया, सॉरी आपका इंटेस्टाइन, बाउल लूप्स या स्टमक ऊपर घुस गया। और जब आप एक्सरे देखेंगे तो आप डर जाएंगे, बिकॉज वो अजीब सी चीज दिखाई देगी। और अगर आप डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया के बारे में नहीं जानते तो आप डायग्नोज नहीं करेंगे एंड यू विल बी अ लाफिंग स्टॉक। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। एमबीबीएस थर्ड ईयर में एक पेशेंट का एक्सरे आया एग्जाम में, उनका डॉक्टर साहब बताइए क्या है ये, तो डीडी होती है हम लोग, डीडी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या है? मैंने देखा लंग में खूब बड़ा सा ऐसा गोल गोल कुछ, और पेशेंट को दिक्कत क्या है? पेशेंट को दिक्कत ये हो रही कि उसके बाउल हैबिट्स अच्छे नहीं है, मतलब लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है उसको, इरेगुलर बाउल हैबिट्स। अब समझ में नहीं आया, लंग में दिक्कत है और उसको लैट्रिन में दिक्कत है। मैंने कहा सर हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंटली मैंने तुक्का मारा, सर इट कैन बी कैंसर। ओ डॉक्टर साहब कैंसर, ऐसा करिएगा 6 महीने बाद आप मुझसे मिलिएगा। 6 महीने बाद मतलब फिर से एग्जाम होगा 6 महीने बाद। मैं फेल हो गया इसके चक्कर में। आई हैड टू गिव द एग्जामिनेशन अगेन। यू फेल व्हेन यू डोंट नो बिग ब्लंडरस थिंग्स। डॉक्टर बनेंगे आप इलाज करेंगे किसका? मरीज मर जाएगा। तो डायाफ्राम is the main muscle that controls your breathing. हमारे पास माइंड में या बॉडी में कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को शांत कर सकें, कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। जो भी टेक्निक्स हैं कंसंट्रेशन के, वो ऐसे हैं जो आप 2, 4, 5 मिनट कर सकते हैं, फिर खत्म हो जाता है। जैसे लोग बताते हैं त्राटक इज एन एक्सरसाइज वेयर यू कैन पुट अप वन कैंडल, उसको जला करके उसको ध्यान से देखते रहें। ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है 2-3 घंटे करने के लिए। बट नॉट साइंटिस्ट, सेजेस, साधुज ने ये पाया कि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे इमोशन से। हम नहीं जानते इसको, लेकिन जब हम डरते हैं तो हमारी जो सांस होती है वो शैलो हो जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तब भी हमारी सांस की रेट बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और जब आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी सांस गहरी होती है, उसकी वेवलेंथ लंबी होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। और बहुत बार हम लोग हाथ ऊपर करके आराम से लेटना चाहते हैं। वाई? बिकॉज लंबी सांस के लिए आपको अपर चेस्ट खोलना पड़ता है। तो योगियों ने और साधुओं ने यह पाया कि अगर आपको अपनी माइंड को फोकस्ड रखना है, सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत पहले मैं बचपन में कहानी पढ़ता था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कहानी का मतलब क्या है। रामायण में है कहानी है कि विश्वामित्र इतने पावरफुल साधु, और वो यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में राम को और लक्ष्मण को बुलाया गया था, बच्चे थे दोनों, कि जाओ उनके यज्ञ को संभालो। मतलब जब राक्षस आए तो उनको राक्षसों को मारो। मुझे लगता था यार इतना पावरफुल आदमी जिसने ब्रह्मास्त्र और ढेर सारे अस्त्र राम को और लक्ष्मण को दिए,
वो अपने यज्ञ को संभाल क्यों नहीं पा रहा है? ये मुझे अब समझ में आया। वो यज्ञ ऐसा नहीं था कि आग जला करके ऐसा हवन कर रहे हैं। दैट यज्ञ वॉज बेसिकली कंट्रोलिंग और फोकसिंग योर माइंड। वो जब भी ऐसा आंख बंद करके बैठते होंगे और कोई राक्षस टाइप की कोई चीज आ जाती होगी, राक्षस मतलब राक्षस नहीं, राक्षस मतलब इमोशंस। कहानी है ना, विश्वामित्र, मेनका आ गई थी तो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और आपको पता है विश्वामित्र साधु क्यों बनना चाहते थे? उनको कोई ज्ञान की बड़ी लालसा नहीं थी। लालच, किसका लालच था? एक गाय का। वो राजा थे बेसिकली, ही वॉज अ किंग, एंड व्हेन ही सॉ वशिष्ठ मुनि विथ अ वेरी मिराकुलस काउ, उस काउ का नाम कामधेनु। काम इज डिजायर, धेनु इज काउ, द डिजायर फुलफिलिंग काउ। वो इतनी पावरफुल काउ थी कि उससे आप जो भी मांगिए ऐसा कहते हैं मिल जाता है। तो राजा ने उससे कहा वशिष्ठ मुनि से कि आप ये काउ मुझे दे दीजिए, बिकॉज आई एम अ किंग और मैं इससे बड़े बड़े काम कर सकता हूं। बट वशिष्ठ मुनि सेड कि इट इज सपोज टू बी गिवन ओनली टू अ ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी वन इज वन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस, जिसको गुस्से में आकर के कुछ बड़ा ब्लंडर नहीं कर देगा। इसीलिए योग में बताया जाता है कि आपका जो बॉडी का जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है अगर आप साधना करते हैं तो। इसकी यूनिट को हम लोग ज़ेन योग में Z काउंट करते हैं। 1.5 बिलियन यूनिट इज इक्वल टू 1 Z यूनिट। तो जब आपका 2 Z यूनिट हो जाता है, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग, इट हैपेंस। बट बियॉन्ड दैट 2 more Z units can be accumulated only if your emotions are completely under your control. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको पावर तब तक नहीं मिलनी चाहिए या नेचर आपको नहीं देती जब तक आपका अपने इमोशंस पे रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं है। इसकी क्या जरूरत है सर? इसकी जरूरत यह है कि आप गुस्से में हैं, आपके सामने एक लड़का आया और उसने होमवर्क नहीं किया, आप एक जापर खींच के मार दिया ताकि वो होमवर्क करे। क्या होमवर्क करेगा? वो दोबारा आपकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेगा। होमवर्क कब करेगा? जब वो बच्चा होमवर्क लेकर आया और उसका होमवर्क अच्छा नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आप बोलेंगे गुड गुड, चलो तुमने ट्राई किया, तुमने 10 में से 4 नंबर का ट्राई किया, बस 6 तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बस कर लो हो जाएगा। श्रीश मेरा बेटा उसको बोलता है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, पापा आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हम लोग स्विमिंग जाते हैं तो वही बोलता है पापा यस यस कर सकते हैं, कर सकते हैं। दैट मोटिवेशन नीड्स योर ओन इमोशंस टू बी स्टेबल एंड कंट्रोल्ड। तो ये जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, ये उसी का टूल है। ये आप कब कर सकते हैं? 24/7 किसी भी समय कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको शुरुआत में कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है, हालांकि कॉन्शियस रहेंगे तो फायदा होगा। शुरू जब मैं ध्यान करता था, ऐसे आंख बंद करता था और आंख बंद किया, सांस ले रहा हूं और घड़ी से 1 या 1.5 मिनट लगता था मुझे सोने में। ऐसा मैंने 6 साल तक प्रैक्टिस किया और 6 साल बाद मुझे लगा कि मैं बहुत पापी आदमी हूं, इसलिए मुझे योग सध नहीं रहा है। किसी साधु से पूछते थे, वो भी ये बताते थे बेटा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। मुझे समझ नहीं टाइम। देन फाइनली आई गॉट दिस सुपर बुक ज़ेन योगा। इसमें 3 स्टेप के बारे में बताया है। वो जब मैंने पढ़ा तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया एक दिन, चलो देखते हैं। उसमें करना क्या होता है, आपको सीधे लेट जाना होता है। 3 स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है, 3 स्टेप में 3 चीजें होती हैं, टेक्निक, वॉल्यूम, रिदम। टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम कि आप कैसे करें, दैट इज टेक्निक। वॉल्यूम मतलब आपका लंग कितना फूलना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम। एंड रिदम इज 1 मिनट में कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये सब मैंने ध्यान नहीं लगाया। उसमें था कि आप सीधे लेट जाओ, अपना पिलो, अपना तकिया हटा दो और एक मोटी सी बुक लेकर के, यह अम्बिलिकस है, नाभि, नाभि के आपका जो लोअर एंड ऑफ द बुक है, दैट शुड बी टचिंग द नेवल और अम्बिलिकस, और दोनों हाथ, ये है, ये नाभि है, लोअर एंड ऑफ द बुक शुड बी टचिंग द नेवल। बेसिकली जब आप यहां पर बुक रखते हैं तो आपका डायफ्राम इज द वन विच गेट्स मैक्सिमम प्रेशर।
तो दब जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो जब मसल्स ऐसे उठाते हैं तो कुछ खास मसल्स के ऊपर जोर पड़ता है। तो जब आप यहां बुक रखते हैं तो डायफ्राम इज द मेन मसल विच कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग, इट गेट्स पुश्ड। और जब पुश हो जाता है डायफ्राम तो अपने आप सांस गहरी ले लेता है वो। शुरू शुरू में जब मैंने पहली बार किया तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, नींद आ रही थी, 10 मिनट बाद नींद खुल गई मेरी। मुझे लगा ऐसी नींद खुल गई, बहुत बार खुल जाती है। फिर एक आध हफ्ते बाद फिर से ऐसी गलती से मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा यार ये ऐसा हो रहा है जब मैं ब्रीदिंग करता हूं, मतलब 3 स्टेप करता हूं तो खुल जाती है नींद 4-5-10 मिनट बाद। आई डू इट फॉर स्लीपिंग बट वो नींद खोल देती है। आई फाउंड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ डिफरेंस। मैं जो 6 साल से ऐसे आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करता था और मैं जगने की कोशिश करता था और नींद आती थी, और यहां पर मैं किताब रख के सोने की कोशिश करता हूं और नींद खुलती है। इट वॉज मैजिकल फॉर मी। फिर उसमें बुक मैंने दोबारा उसको पढ़ा 3 स्टेप को, तो फिर मैंने मोटी बुक रखना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया जिसमें कि मैंने तकरीबन इतना साइज का पत्थर जो नहीं आते मसाला पीसते हैं, वो रख रख करके मैंने करना शुरू किया। इसको कहते हैं ज़ेन योगा में यू शुड डू इट फॉर 10 मिनट्स इनिशियली, 5 मिनट्स, देन यू कैन स्लोली इंक्रीज टू half an hour, and once it is practiced for half an hour you can do it for 1 hour, 2 hour, 3 hours, whatever, you can do it for the whole night। आप सो रहे हैं, किताब रख दिया। मैंने इसको 12-12 घंटे किया है छुट्टियों के समय, and I could see कि मेरा कंसंट्रेशन जब मैं इसको नहीं करता हूं और जब मैं करता हूं ड्रास्टिक डिफरेंस वॉज देयर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। एक दिन मैं कुछ काम करके घर पे आया तो माई वाइफ शी गॉट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ समथिंग, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खाना निकालकर प्लेट पर ऐसे रख दिया। नॉर्मली हम लोग साथ में खाते हैं, मुझे लगा चलो बिजी हैं, मैंने खा लिया, चला गया। फिर शाम को आया, फिर से उन्होंने खाना निकाल के टेबल पर रख दिया। तब मेरा दिमाग ठनका कि शायद नाराज हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ रिम्पी, नाराज हो? तुमसे क्या? तुमसे क्या मतलब? हाँ मैं नाराज हूं। तो जब जैसे ही आपकी किसी से बहस होती है, आप ये जान जाइए that power play has started. It's a psychological term. It's called power play. मतलब आप खड़े यहां पे, मैं आपसे पूछता हूं बेटा आज का टाइम टेबल याद है? आप बोलेंगे सर याद नहीं है, लेकिन तो नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि टाइम टेबल याद है तुम्हें, तो मैंने पावर प्ले स्टार्ट कर दिया। आप बोलेंगे नहीं तो। और ये पावर प्ले जो है इसका शक्ल नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बोलिए ठीक से बैठ, उसकी दांत मैसेटर्स टाइट हो जाएंगे। मेहनत करना पड़ता है पावर प्ले में, लेकिन गेम है ये, साइकोलॉजिकल गेम है, अनकॉन्शियस गेम है, ऑटोमेटिक है ये, एंड इट इज इवन इन्फेक्शियस। आप चल रहे हैं आराम से, आपका दोस्त है, जैसे अभी कल एक बच्ची आई थी 12th की, बोलती सर मेरे 3 दोस्त हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया हमेशा के लिए। देखा मतलब कि मैंने उनको 4 बार सॉरी बोला फिर भी नहीं मान रहे हैं। इट्स अ पावर प्ले। उसने सॉरी भी कैसे बोला? सॉरी बोल तो दिया, आप सुधर रहा। तुझे अपनी गलती का एहसास है? कितनी बड़ी गलती की है, सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज द मोमेंट बिटवीन मी एंड माय वाइफ टू एंटर इनटू अ गुड पावर प्ले, जो मैंने ट्रेनिंग मैंने बचपन से ली है मेरे पिताजी और माताजी से। आज तक 40 साल से उन लोगों का पावर प्ले चलता रहता है। आप भी देखते होंगे आपके घर पे। मेरी जिंदगी में खाली एक ऐसा कपल है जिसको मैंने देखा है who doesn't enter into power play, Professor Manas Mukuldas, and I wanted my relationship to become like that person's life. I have never seen him fighting. पिछले 5-6 सालों में जब भी मैं उनके घर जाता हूं कभी फाइट नहीं हुई उनके यहां, और बातचीत होती है रेगुलरली। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी भी ऐसी रिलेशनशिप हो जहां पर मेरी वाइफ से मेरी बात हो, लड़ाई ना हो। तो मैंने रिम्पी से कहा लगता है तुम गुस्सा हो, तो दिन तुम्हें इसकी क्या फिक्र है कि मैं गुस्सा हूं कि नहीं हूं? तुम्हें मेरी चिंता कहां है? तुम्हारा तो अगर शिविर चलेगा तो तुम भूल जाओगे पूरी दुनिया। तो जब ये थॉट उन्होंने बोला तो मुझे लगा इसको मेरी शिविर से परेशानी है। तो मेरे मन में ये वर्ड आया कि तुम्हें मेरे शिविर से परेशानी है, लेकिन मैंने बोला नहीं। और ये क्यों नहीं बोला? बिकॉज मैं पिछले 2-3 साल से 3 स्टेप कर रहा हूं। 3 स्टेप करने से आपके ब्रेन का और आपके जुबान के बीच में ढेर सारे रेजिस्टेंस बन जाते हैं और आप रोक सकते हैं।
नहीं तो नॉर्मली जुबान और इसमें बीच में ना बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है और ढेर सारे छिलके होते हैं केले के। आप ऐसी चीजें बोल देते हैं जो आप नहीं बोलना चाहते थे, इसके लिए बाद में आप रिग्रेट भी करते हैं। Then I said, हाँ यार तुम गुस्सा हो, मैं समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी। बस हो गया, सॉरी, बात खत्म। फ्रॉम हर साइड पावर प्ले स्टिल कमिंग, और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, बट इमोशंस आर सो स्ट्रांग दैट इंटेलिजेंस यूजुअली इज डिफीटेड। मैं देख रहा हूं यार उसके एक एक सेंटेंस से मुझे धीमे धीमे अपने इमोशंस के सेंटर से, आई सेंटर से मैं खींचा चला आ रहा हूं ई सेंटर पे। मैंने कहा रिंपी ऐसा है, और मैं कंट्रोल कर रहा था बट फाइनली कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। दिसंबर का टाइम था, हम लोग एनटीपीसी में रहते थे, मेरे भाई के घर, टेरेस का फ्लैट था, अभी भी है। तो मैं चला गया, दरवाजा खोल के, टी शर्ट और पजामे में, स्वेटर भी नहीं पहना, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तब आप जैसे दूसरों को टॉर्चर करना चाहते हो वैसे खुद को भी टॉर्चर करना चाहते। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख लगी है लेकिन नहीं खाऊंगा। फिर मैं चला गया छत पे सर्दी में। लेकिन अगर आपने 3 स्टेप बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है और आपके सामने बाहर कोई इंपल्स नहीं दे रहा है गुस्से का, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो गुस्सा ठंडा नहीं होता। सारे सेंटर्स की ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, वो तभी कम हो सकती है जब आप 3 स्टेप करते हैं। मैं ऊपर गया, 2-3 मिनट बाद में गुस्सा खत्म और ठंडी लगना शुरू, क्योंकि ठंडी तो तभी नहीं लगती जब आपको गुस्सा आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तभी ठंडी नहीं लगती। अब ठंडी लग रही है, मैं घड़ी देख रहा हूं कि अब आएगी मनाने, अब आएगी मनाने, अब आएगी मनाने, आई नहीं। तो अब मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मनाने नहीं आई, तो 2 मिनट और उस गुस्से में मैं बैठा रहा। फिर मैंने सोचा यार बेवकूफ हो क्या तुम, उसके चक्कर में अपने आप को बीमार करोगे, कल मुझे शिविर भी करना है। मैं नीचे चला आया और नाटक वाला गुस्सा करके मैंने कहा तुम मुझे मनाने नहीं आ सकती थी। इट इज डिफिकल्ट टू से दिस वर्ड इन एंगर। शी सेड तुम क्यों गुस्सा हो, बट तुम क्यों गुस्सा हो में शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट हर पोजिशन ऑफ एंगर। ऐसे गुस्सा होने में क्या, कोई भी गुस्सा हो सकता है। Then I said, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूं कमरे में। I went into the room, I closed the door, and I picked up the book, and I kept it on my stomach, and I lie down. क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, मैं 3 स्टेप कर रहा हूं। जाओ करो, मरो। 5-10 मिनट बाद I was back to गौतम बुद्ध। बाहर आया, ने कहा मैडम जी आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या कर दिया मुझे बताइए। नहीं तुम खाना खाओ, तुम सो जाओ। बट आई वॉज नाउ वेरी स्ट्रांग बिकॉज मैंने 10 मिनट तक 3 स्टेप कर लिया था। 3 स्टेप में अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत गहरी हो जाती है, आपका इमोशंस और इंटेलिजेंस के बीच में कुछ ऐसा एक डिसइंफेक्शन चेंबर बन जाता है कि इमोशंस डिस्टर्ब नहीं कर पाते। मैंने कहा रिंपी शांत 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 शांत, हमने शादी की है, 3 साल अच्छे से बिताए हैं, अभी 30 साल बिताने हैं, इसकी वजह से हम तलाक थोड़ी कर लेंगे। हाँ नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। ये जो मेरा पूरा एग्जाम्पल बताने का पर्पस था वो ये था कि जब आप मुझे कहते हैं कि सर मेरे फ्रेंड ने गलती की है, मेरे पापा ने गलती की है, मेरे सर ने गलती की है, द बेसिक फॉल्ट इज नॉट दैट पर्सन और यू नो व्हाट इज द फॉल्ट इज योर इमोशन और दैट अदर पर्सन इमोशन, और उसमें भी नॉट कंट्रोलेबिलिटी। अगर कुत्ता काट रहा है इसका मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और रोज सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 40-50 बार आपका कुत्ता काटता है। होमवर्क नहीं किया, गेट आउट ऑफ द क्लास। एक कुत्ते ने काट लिया। ना ना ना, टीचर ने नहीं, उस देखिए मैं बताता हूं, यही तो जादू है कि अगर आपके टीचर ने आपको डांटा तो ही हैज सेंट हिज एंगर टू यू, बट अगर आपने 3 स्टेप रेगुलरली प्रैक्टिस किया है तो वो एंगर आपके इमोशन में घुसेगा और शांत हो जाएगा। तो आपको जो काटता है वो आपके ब्रेन का इमोशन है। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और वो बहुत गुस्से में था बिकॉज उसके लड़के ने उनका लेक्चर सुनकर के साधु बन गया था। ही केम, ही वाज सो एंग्री दैट ही स्पिट ऑन हिज फेस, थूक दिया उनके मुंह पे। तो आनंद उनके शिष्य थे, बगल में बॉडीगार्ड भी थे, उनको मतलब देखभाल करते थे। तो उनको गुस्सा आया और उनका
तो गौतम बुद्ध ने उनको बिठा दिया और एक रुमाल रखते थे बगल में, उनका जो गाउन था उससे अपना मुंह पोंछ लिया और उनसे बोला कि और कुछ कहना है आपको. ही जस्ट लेफ्ट. नेक्स्ट डे ही फेल्ट वेरी बैड कि इतने महान आदमी के ऊपर मैं थूक के आया हूं. गिल्ट फील हुआ होगा. ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई. कोई बात नहीं, कल आपने कुछ कहा था, आज कुछ और कह रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम yesterday was also an emotion, today is also an emotion. The problem with school system और family system is because हमारे स्कूल में या कॉलेज में या फैमिली में कोई ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होती जहां पर आपको आपके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जाए. 3 step is like a ब्रह्मास्त्र फॉर मी. क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मास्त्र क्या? नहीं, देखिए इसको समझिए. जब आप बोलते हैं फादर का ब्रह्मास्त्र, सिस्टर का ब्रह्मास्त्र, टीचर का ब्रह्मास्त्र, बेसिकली आप इतनी बार उनसे डांट खा चुके हैं कि वो आपका जो अपना खुद का इमोशन है उस आदमी के कॉन्टेक्स्ट में नासूर बन गया है, हील नहीं हो पाता. और उसको हील करने के लिए फादर कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन ब्रेन बाय योर सेल्फ. एक लेक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूं. एक बच्चे ने पूछा है कि सर जब कोई टीचर आपके सामने जाना पड़ता है किसी काम के लिए और शर्म आती है तब क्या करना चाहिए. या आपके क्लास में एक बच्चे को 90% मिला है और एक बच्चे को 70% मिला है, तो उस मोमेंट में जो फील होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. उसके हमने 2 लेक्चर बनाए हैं. इफ यू सी इट देन इट इज वेरी इंसाइटफुल. उसमें हमने बताया है बच्चों को कि दैट इज द मोमेंट वेयर यू विल डिस्कवर द हिडन छिपकली एंड सांप इन योर ब्रेन. अभी कोई नहीं, अभी हम सब शरीफ बंदे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक जरा सा तीखी सी नजर किसी की आपके ब्रेन में एंगर लाने को इनफ है. रोज गुड मॉर्निंग आपका फ्रेंड करता है, आज गुड मॉर्निंग नहीं किया, आज उसने किसी और को गुड मॉर्निंग कर दिया. उसका आपको गुड मॉर्निंग नहीं करना आपके लिए दुख का एक छिपकली निकाल के बाहर खड़ा कर देगा. सो 3 step rhythmic breathing is something which can, if you practice for 5-6 years regularly, your whole body will go into a new rhythm. क्योंकि जब आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग 15 से 20 होती है तो आपकी रिदम ऐसी है कि फटाफट गुस्सा आएगा. लेकिन अगर वही 10 से 12 या 15 हो जाए, कम हो जाए, तो आपकी रिदम ऐसी है कि आपको गुस्सा आने के कम चांसेस होते हैं. इट्स लाइक यू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इमोशनल टर्मोइल्स. और इसका एक ही चारा है. इट शुड बी समथिंग दैट यू कैन डू कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स. तो अगर ऐसा बैठेंगे तो 10 मिनट बैठ सकते हैं, 15 मिनट बैठ सकते हैं. बट लेट गए, आधे घंटे के लिए किताब रख दी, जितनी देर तक किताब आपके पेट को दबा रही है आप देखेंगे आपकी सांस गहरी होती जाती है. आप 3 स्टेप सही सही कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? यू वॉच अ स्मॉल बेबीज. 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो सांस लेते हैं, सोते रहते हैं, तो आप देखेंगे उनका पेट ज्यादा ऊपर नीचे होता है. और जो एडल्ट्स होते हैं उनकी छाती ज्यादा ऊपर नीचे होती है. तो एडल्ट्स हैव गॉट अ रॉन्ग टेक्निक, चिल्ड्रन हैव गॉट राइट टेक्निक. बट चिल्ड्रन बिकॉज दे आर स्मॉल, तो उनका वॉल्यूम अभी भी ठीक नहीं होता. और बच्चों के अंदर में इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है. छोटे बच्चों में दे हैव गॉट मोर कॉन्सेंट्रेशन, मच मोर कॉन्सेंट्रेशन देन एडल्ट्स. उनको छोटी छोटी चीजें उनको याद रहती हैं और वो आपको ज्यादा देर तक परेशान कर सकते हैं. मतलब आपने उनको बोला हाँ बाद में आओ, लेकिन एक बार में वो 50 बार आपको हेलो सर पापा बोल सकते हैं. और वहीं पर बड़े एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और कॉन्सेंट्रेशन. एंड देयर इज अ ब्रीदिंग ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. तो अगर कोई बीच के पास कभी आप जा रहे हैं, समुद्र के पास, तो आप देखिएगा एवरी 9th to 11th or 12th wave is longer. This is also a way to check whether your 9th to 12th outgoing breath, बाहर जाने वाली जो सांस है वो लंबी होगी. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. जो आप जम्हाई लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत बार 15 से 20वीं जो ब्रेथ होती है वो लंबी हो जाती है. वो लंग्स उसको बैलेंस करता है, लेकिन यही चीज आपकी जल्दी हो जाएगी. क्लियर? अभी कितना टाइम हमारे पास? 5 मिनट. राइट डाउन वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, उसको आप 5 मिनट में लिखिए और मुझे सबमिट कर दीजिए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो. इसको हम चेक करेंगे और आपको फिर वापस देंगे. ठीक है?
3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। जो भी चीजें आपको समझ में आए, जो याद हो, वो लिख लीजिए।